गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा अपराध पे चर्चा करेंगे। बड़ा ही खतरनाक और गंभीर मुद्दा है अपराध। मतलब अपराध में हत्या, चोरी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, ठगी, 420, आपराधिक आपराधिक षड्यंत्र रचना आदि तमाम अपराध आ जाते हैं। और इन्हीं अपराधों को नियंत्रित करने के लिए BNS 2023 को बनाया गया है ताकि अपराध कम से कम समाज में हो सकें। इसीलिए इसमें दंड का भी प्रावधान दिया गया है। अदालत कोर्ट बनाई गई है ताकि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया जाता है तो उसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाता है, या तो लिखित में आवेदन देता है या संबंधित थाना पे डायरेक्ट उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए की जाती है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है। इन सब बातों के बारे में उस रिपोर्ट के अंदर जो घटना और जो धाराएं लगाई जाती है, इससे पता लगाया जा सकता है कि अपराध की प्रवृत्ति क्या है। तो ये अपराध की जो परिभाषा सर जो बुक में दी गई है वो, और एक मेरे द्वारा ई बुक में तैयार की गई है सरल शब्दों में उदाहरण के साथ, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन परिभाषाओं के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं दो लाइन कहना चाहता हूं, जो अक्सर मेरे वीडियो में मैं कहता हूं। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषा बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपने परिभाषा को समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। यदि बुक ताला है तो परिभाषाएं उसकी चाबी हैं। यदि आपने परिभाषा को समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये शब्द पूरी बुक के अंदर कई जगह इस्तेमाल किए गए हैं। और जब इनको इस्तेमाल किया गया है और यदि आपने इनकी परिभाषा को प्रारंभ में समझ लिया तो पूरी बुक को आपको समझना बेहद आसान हो जाएगा। जज साहब के द्वारा जब कोर्ट में अपराध जो चार्ज लगाया जाता है, जिसको ऑफेंस कहते हैं, तब भी इन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार से समझा देता हूं। मैंने कई वीडियो में भी इस बारे में समझाया है कि संशय शब्द जो है ये BNS 2023 की धारा 2 में परिभाषित किया गया। संशय जिसका मतलब होता है किसी अपराधी को छिपाना, संरक्षण देना, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, गोला बारूद, हथियार, बम, गोले आदि देना, ताकि वो पुलिस की और अदालत की पकड़ में ना आ सके। तो इस प्रकार के जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें संशय शब्द में परिभाषित किया गया है। अब यदि बुक में कहीं ये शब्द आ जाता है संशय, और यदि इसकी डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो आप उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से यदि जज साहब ने भी चार्ज में उसको लगाया है कि इस व्यक्ति के द्वारा संशय करके अपराध कारित किया गया, तब भी आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ये एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ये जो 39 डेफिनेशंस दी गई हैं धारा 2 में, वो प्रारंभ में देने का ही मकसद ये है कि आप इसको समझ के पूरी बुक को आसानी से समझ सकें। तो वर्तमान में हम एक बड़े ही सेंसिटिव और गंभीर टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अपराध। तो पहले सर जो बुक में परिभाषा दी गई है, मैं वर्ड टू वर्ड वो पढ़ के आपको बता देता हूं। उसके बाद मैंने बेहद ही सरल आसान भाषा में उदाहरण के साथ ई बुक में इसको तैयार किया है। उसमें से भी मैं आपको पढ़ के आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक से भी आप उसमें परिचित हो जाएंगे। तो सर आप पहले धैर्य के साथ जो बुक में परिभाषा दी गई इसको समझ लें। ये आप देख रहे हैं कि ये बुक है BNS 2023। इसमें एक लगाए 358 धारा है। 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। तो आप पेशेंस के साथ पूरी सुन लें। थोड़ी सी डेफिनेशन कुछ ज्यादा लाइनों में है, बड़ी है थोड़ी, लेकिन आप सुन लें, क्योंकि आप जब तक मेन बुक की डेफिनेशन नहीं सुनेंगे या समझेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको आसानी और सरलता भी तभी महसूस होगी मेरी बुक को देखने के बाद कि हाँ, इसमें किस प्रकार से उदाहरण से इसको समझाया गया। अब मैं इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुन लें सर। आप ये उपधारा 24 में बताया गया है, धारा 2 की उपधारा 24 में अपराध उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु नंबर का दिया हुआ इसमें किंतु में अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240,
धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। ये बिल्कुल आपने सुन ली और समझ ली सर। मैंने एक एक चीज को, एक एक धारा को स्पष्ट पढ़ दिया। अब इसी में उपधारा ख में बताया गया है, धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253 और धारा 239 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने से हो या रहित दंडनीय हो, ये इसमें बताया गया है। तो ये तो सर बुक की डेफिनेशन हो गई, जो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता दी है। अब इसको मैंने बड़ी आसान शब्दों में उदाहरण के साथ आपके लिए तैयार किया ई बुक के अंदर। तो आइए सर, अब हम चलते हैं और उस ई बुक से मैं आपका परिचय भी करा देता हूँ कि उस ई बुक के अंदर लिखा हुआ क्या आखिर। आइए सर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में अपराध की परिभाषा, इसकी जो विधिक परिभाषा सर तैयार की गई है धारा 2 के अनुसार, अपराध वह कार्य या निष्क्रियता, एक्ट ऑफ ओमिशंस भी कहते हैं इसे, है जिसे इस संहिता या किसी अन्य प्रचलित विधि के अंतर्गत दंडनीय घोषित किया गया है। ये बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, एक बार आप और सुन ले ध्यान से। अपराध वह कार्य या निष्क्रियता है जिसे इस संहिता या किसी अन्य प्रचलित विधि के अंतर्गत दंडनीय घोषित किया गया। मतलब कोई ऐसा कार्य या निष्क्रियता, मतलब कार्य से आशा है कि आप खुद एक्टिव होकर किसी के घर में रात में घुस के चोरी करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, या किसी के साथ जो है कि ठगी चोरी कर लेते हैं, आपराधिक षड्यंत्र रच के उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कार्य हो गए। और निष्क्रियता भी अपराध माना गया है। निष्क्रियता किस प्रकार से कि एक डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसके पेशेंट का इलाज करें। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पेशेंट जाता है और डॉक्टर जो है कि उसको जिस पूरे तत्परता से इलाज करना चाहिए उसमें लापरवाही बरतता है और उसका इलाज नहीं करता, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो ये भी सर अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार से जो जिम्मेदारियां लोक सेवकों को दी गई हैं या किसी भी व्यक्ति का जो नैतिक दायित्व है और जो जिम्मेदारियां हैं, यदि वो निष्क्रियता बरतते हैं और उससे किसी को गंभीर नुकसान हो जाता है या नुकसान हो जाता है, तो उसको भी अपराध माना गया। हम आगे चलते हैं सर, इसमें आपको मैं बताता हूं सरल शब्दों में और समझाने के लिए। अपराध वह कार्य होता है जिसे कानून के अनुसार गलत माना गया है, जिसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। नंबर 2 में, अपराध के लिए केवल कुछ करना जैसे हत्या चोरी ही जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ ना करना जैसे बच्चे को भोजन न देना, कोर्ट के आदेश का पालन न करना भी अपराध हो सकता है। मतलब बच्चे को भोजन न देना और कोर्ट ने कोई आदेश किया, जैसे कि किसी की भूमि पे कोर्ट ने स्टे दे दिया कि आप इसकी भूमि पे वाद विचारण के दौरान कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति बलपूर्वक फिर भी कब्जा कर लेता है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और इसे अपराध माना जाएगा। एक उदाहरण मैंने देखे आपको बताया है। अगला है सर, किसी विशेष कानून में निर्दिष्ट किसी भी दंडनीय कृत्य को अपराध माना जाएगा। इसमें उदाहरण है सर, एक्टिव अपराध, क्रियात्मक उदाहरण जिसको बताया गया है, किसी का हत्या करना धारा 101 बीएनएस 2023 में दंडनीय अपराध माना गया है। चोरी करना धारा 302 बीएनएस 2023 में दंडनीय अपराध माना गया है। धोखाधड़ी करना धारा 316 318 बीएनएस 2023 में अपराध माना गया है। निष्क्रियता, ये जो उदाहरण मैंने बताया ये एक्टिव अपराध के हैं सर। इसमें व्यक्ति एक्टिव होकर अपराध करता है और निष्क्रिय रह के, मतलब ऐसा कार्य करके कि चुप होके बैठ जाए लेकिन उससे नुकसान होता है सामने वाले, वो भी अपराध है। उसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। टैक्स ना भरना आयकर अधिनियम के तहत अपराध है। सरकारी आदेश न मानना, अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको हम कहते हैं। बच्चे को भोजन न देना जिससे उसकी जान खतरे में पड़े, धारा 105 बीएनएस 2023। विशेष कानूनों के तहत अपराध, कुछ अपराध विशेष कानूनों के तहत भी बताए गए हैं, जैसे दहेज लेना, दहेज निषेध अधिनियम 1961। शादी हुई, शादी के दिन फेरे लगने से पहले ही दूल्हे ने मांग रख दी कि मेरे को तो कार चाहिए वरना मैं बारात वापस लेके चला जाऊंगा, या इतने लाख रुपए नकदी चाहिए, ये जो है दंडनीय अपराध में माना जाएगा सर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत। घरेलू हिंसा करना, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 इसी के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन एक्ट विशेष तौर से। और साइबर क्राइम आईटी अधिनियम 2000 के तहत अपराध करना, यह भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। अपराध के कुछ मुख्य तत्व हैं सर, मानसिक स्थिति जिसे हम कहते हैं, अपराध करने की मंशा या इरादा, जैसे हत्या करने की योजना बनाना,
मतलब उसमें इंटेंशन और मंशा बेहद आवश्यक है। यदि आदमी का इंटेंशन नहीं है और पूरी सतर्कता और सावधानी उसके द्वारा बरती गई, उसके बाद भी किसी को कोई नुकसान हो जाता है या कोई व्यक्ति मर जाता है या गंभीर चोट लग जाती है, तो भी उसको अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन दुर्भावनापूर्ण नहीं था। उसने ना कोई योजना रची थी, ना कोई षड्यंत्र किया था, उसने पूरी सावधानी बरती थी। तो उसके बाद भी कोई नुकसान हो जाता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। मंशा और इंटेंशन बेहद महत्वपूर्ण है सर इसमें। अवैध कार्य, कानून द्वारा प्रतिबंधित कार्य करना, जैसे कि चोरी करना या जरूरी कार्य न करना, जैसे बच्चे को भोजन न देना, ये सब भी अपराध की श्रेणी में आएगा। कानूनी निषेध इसमें जो बताया गया है, किसी विधि के अंतर्गत वह कार्य या निष्क्रियता दंडनीय होनी चाहिए। मतलब जो आपने निष्क्रियता बरती है वो बीएनएस के तहत दंडनीय होना मानी जाएगी, या उसमें परिभाषित की गई है तो उसको अपराध माना जाएगा। अपराध के प्रकार बताए गए हैं सर इसमें कुछ: संज्ञेय अपराध, असंख्य अपराध, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, शारीरिक अपराध और आर्थिक अपराध। इसमें नंबर 1 है संज्ञेय अपराध, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताया था। कॉन्जेबल ऑफेंस भी इसको बोलते हैं, जिसमें पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तारी कर सकती है, जैसे हत्या, बलात्कार और डकैती। हत्या, बलात्कार और डकैती ये गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और इसमें संज्ञेय प्रकृति के अपराध माने गए हैं, इसको कॉन्जुगल ऑफेंस। और इसमें पुलिस जो है कि न्यायालय की अनुमति के बिना भी मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है। नंबर दूसरा असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस जिसको कहते हैं, जिसमें पुलिस को पहले न्यायालय से अनुमति लेना होती है, जैसे कि मानहानि, झूठी शिकायत। ये कुछ कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनसे कम, तो इसमें पुलिस को न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होती है। नंबर तीसरा है सर जमानती अपराध, जिसको हम बेलेबल ऑफेंस भी कहते हैं। जनरली पुराने आईपीसी में धारा 323, 294, 506 मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज, ये बेलेबल ऑफेंस में सभी आते हैं। तो जिसमें आरोपी को आसानी से जमानत मिल सकती है, जैसे शांति भंग, छोटे मोटे झगड़े। गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस भी जिसे कहते हैं, जिसमें न्यायालय की अनुमति के बिना जमानत नहीं मिलती, जैसे हत्या या बलात्कार। इसमें जज साहब के समक्ष धारा 439, जिसको कहना चाहिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973, अब ये बीएनएस 2023 हो गई है सर, उसके तहत आवेदन पेश करना होगा। न्यायालय जब आदेश करेगा तभी मुलजिम की जमानत होगी, वरना नहीं होगी, उसको वहां से जेल भेज दिया जाएगा। फिर वो जेल में रहते हुए भी जमानत का आवेदन लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर की जाएगी। लेकिन जो अन्य अपराध हैं सामान्य प्रकृति के, उसमें पुलिस थाने से भी जमानत लेकर मुलजिम को छोड़ दिया जाता है। शारीरिक अपराध जो होते हैं सर, फिजिकली क्राइम, जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है, जैसे हत्या या मारपीट करना, यह भी एक अपराध माना गया है। आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक क्राइम जिसको कहते हैं, जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार शामिल होता है, जैसे बैंक धोखाधड़ी या घोटाला करना। बैंक में घोटाला कर लिया, पैसे आपने हड़प लिए जो कि आपके नहीं है, आपकी, तो ये सब अपराध में माना जाएगा। साइबर क्राइम भी एक अपराध है सर, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से अपराध किया जाता है, जैसे हैकिंग, ऑनलाइन और धोखाधड़ी। इसमें आजकल सर कंपनियों के द्वारा भी बड़ी चीटिंग की जाती है। मैं आपको सचेत और सावधान करने के मकसद से भी ये बात बता रहा हूं कि गली गली और मोहल्ले मोहल्ले कंपनी के एजेंट घूमते हैं और लोगों को झूठ बोल के, लालच दे के, भारी मुनाफा बता के उनसे पैसे लेते हैं और ये कहते हैं कि आप इसमें निवेश करोगे तो आपको 3.5 गुना 14 माह में मिल जाएगा, या आपने 14 माह से पहला निकाला आपने तो हर महीने 10% आपके खाते में आ जाएगा, और उसके लिए खुद गारंटी भी बन जाते हैं, परिचय भी दे देते हैं। लेकिन ये एक धोखा और छलावा होता है, उनकी उनकी प्री प्लानिंग साजिश और चाल होती है। वो इस तरीके से आपको फांस कर आपसे रुपया ले लेते हैं, और रुपया लेने के बाद फिर आपको ना तो मंथली 10% देते हैं और ना जो उन्होंने वादा किया था कि 3.5 गुना मिलेगा वो देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपराध में वो सर जो है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जूम मीटिंग लेना। उनमें से एक गुर्गा जूम मीटिंग लेता है, दूसरे उसके एजेंट उसके साथ बन जाते हैं और आपको ऑनलाइन जोड़ते हैं, सभी लोगों को जोड़ते हैं और झूठे लालच और वादे दिखाते हैं, और आखिर में आपसे पैसा लेके ये आपको धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। तो ऐसे अपराधियों और ऐसे एजेंटों के चक्कर में आप ना पड़ें। ऐसे एजेंटों को आप गो एंड गॉन कर दें, घर की दहलीज पर भी ना चढ़ने दें, उनसे कह दें कि सर आप जाइए, आपकी हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई परिचित भोला भाला व्यक्ति, सीधा व्यक्ति उनके झांसे में आके उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो आप उसको भी समझा दें कि भाई इनका साथ छोड़ दे, ये सब अपराधी और गैर कानूनी लोग हैं और इनका ठिकाना जेल होगा, इनकी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। ये लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई के पैसों को हड़पने के लिए इस प्रकार की धोखाधड़ी का एक षड्यंत्र रच के एक इन्होंने प्लानिंग सेट की है और ये सब लोगों के पैसे खा के भागेंगे। तो उनको आगाह कर दें और ऐसे ठग और चोरों से सावधान रहें।
आजकल इस प्रकार का क्राइम काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है और लोग पैसे लेके विदेशों में भाग जाते हैं, और यहाँ भारत के जो लोगों की मेहनत की कमाई रहती है वो बेचारे बैठे होते हैं, थानों के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे अपराधियों से सर आप सचेत रहें और सावधान रहें, इन अपराधियों से आप दूरी बनाकर रखें और ऐसे अपराधियों के बहकावे में ना आए, यही मेरा आपको कहने का मकसद है। हम आगे बढ़ते हैं सर। हम कानूनी महत्व सर हम देख लेते हैं इसमें। अपराध साबित होने पर अपराध साबित होने पर आरोपी को सजा मिलती है। प्रत्येक अपराध की जांच एवं सुनवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होती है। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा का निर्धारण होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं सर। रवि ने रात में एक दुकान में चोरी की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में आ गया वो सर। कोर्ट ने इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानते हुए उसे 3 साल की सजा सुनाई। तो ये अपराधियों का असल ठिकाना है और ऐसे अपराधियों को समाज में घूमने भी नहीं देना चाहिए। यदि हमें डिटेक्ट हो जाते हैं कि अपराधी अपराध कर चुके हैं, तो अपने मिलने वाले, अपने परिचित, नजदीकियों को सबको सावधान कर दें, सबको बता दें कि ये चोर, ठग और लुटेरे हैं। ये एजेंट बन के आए कंपनी के नाम पे आपसे पैसा लूटने, और इनको 1 रुपया भी ना देना और इनको भगा देना, इनको आने भी ना देना अपने पास में, वरना ये आपकी उम्र भर की गाड़ी मेहनत की कमाई को लेके भाग जाएंगे और आपके साथ धोखा करेंगे। और बाद में जब आप इनसे पैसे मांगेंगे तो कुछ समय तो आपको ये झूठे आश्वासन में ही निकाल देंगे, 2 4 5 6 महीने। इनका एक एक चाल और भी होती है, एक षड्यंत्र और भी होता है। ये उसको डिले करना चाहते हैं कि जितना डिले हो जाए, ये हमारे झांसे में फंस जाए। फिर ये आपको झूठा वादे बताते हैं कि कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी का पैसा वहां उलझ गया है, हम आपको अभी भुगतान नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके वो टाइम निकालते हैं ताकि केस कमजोर हो जाए। ये इनकी प्री प्लानिंग चाल होती है सर। तो आप इनके झांसे में बिल्कुल ना पड़े, और तुरंत तो ऐसे लोगों को अगर वो आपको दिखते हैं तो थाने में भी आप सूचित कर सकते हैं, एक आवेदन देके कि सर को संदिग्ध लोग कंपनी के नाम पे ठगी करने की मंशा से हमारे इलाके में घूम रहे हैं। तो पुलिस के द्वारा भी उनको गिरफ्तार करके और उनसे जांच और पूछताछ की जाती है। और यदि वो अपराधी पाए जाते हैं, अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कड़े एक्शन लेती है। और यदि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, भारत सरकार की मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, सेबी की कोई संस्था है, तो वो चीज एक अलग हो जाती है सर। आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। लेकिन ये ठग और चोर सीधे साधे लोगों को वो झूठे कागज भी बनाकर दिखा देते हैं कि ये देखो, ये गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त है और हमारे इस शहर में कंपनी है और इतने लोगों ने निवेश किया। और ये आप ही के परिचित लोगों का झूठा उदाहरण देते हैं, जैसे आपके किसी परिचित व्यक्ति को इन्होंने ठग लिया और उससे 1 लाख रुपया ले लिया, तो ये दूसरे लोगों को बताते हैं कि इसने 1 करोड़ रुपए का निवेश किया। जूम मीटिंग में उसके फोटो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि इसने 1 करोड़ रुपए का शेयर किया, ताकि आप उससे प्रभावित होके और उसमें आप निवेश कर दें और उसको भी ठग लें और आपको भी ठग लें। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन इनका एक समय अंतराल में ही होता कि जैसे जैसे नए आते हैं, शुरुआत करते हैं और आपसे 1 लाख रुपया ले लिया। अब चूंकि जिसने 1 लाख रुपया दिया है तो 2 3 4 महीने तो ट्रस्ट में ही रहता है, विश्वास में ही रहता है और इंतजार में भी रहता है। उनकी बातों को मान भी लेता है कि चलो ठीक है, अभी प्रॉब्लम चल रही है, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। तो ये जो 4 5 महीने निकलते हैं, उस बीच वो उस व्यक्ति के नाम का भी इस्तेमाल करके दूसरों को ठगी करने की कोशिश कर लेते हैं। उसके परिचितों के पास जाते हैं, उसका हवाला देते हैं, देखो साहब ये जिसने 1 लाख रुपया हमें दिया। तो ऐसे लोगों की चालों से होशियार रहें, सावधान रहें। इन्हें 1 रुपया भी ना दें सर, और इनको गो वेंड गान कर दें। और यदि आपको लगता है तो आप पुलिस थाने में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि सर ये हमारे एरिया में कुछ लोग ठगी करने की मंशा से कंपनी के एजेंट बन के घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम आगे बढ़ते हैं सर। हम इसमें रवि ने ये उदाहरण हो गया सर आपका। महत्वपूर्ण नोट है इसमें, हर अपराध में इरादा और कार्य जरूरी होता है। अपराध केवल करने से नहीं बल्कि जरूरी कर्तव्य न निभाने से भी हो सकता है। हर अपराध का कानूनी प्रावधान और सजा कानून में दी गई होती है। जैसे कि बीएनएस 2023 में सभी धाराओं में अलग अलग प्रकार के जो अपराध किए गए हैं उनको सजा का भी प्रावधान दिया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा चालान बनाया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है और अदालत में उसको पेश किया जाता है। उसके बाद अदालत के द्वारा उनको सजा दी जाती है। निष्कर्ष है सर इसमें, अपराध वह कार्य या निष्क्रियता है जिसे कानून ने दंडनीय घोषित किया है। अपराध के कई प्रकार होते हैं और उनकी सजा की गंभीरता अलग अलग होती है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अपराध की जांच और सुनवाई होती है। तो इस प्रकार से सर अपराध की मुकम्मल कानूनी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। बुक में सर मैंने पढ़ के बताई थी, आपने सुन ली, और मैंने जो ई बुक में आपको डिटेल के साथ बताई है ये भी आपने सुन ली। अब हमारा अगला शब्द जो परिभाषा होगी वो धारा 2 की लोप होगी, लेप्स। इसकी परिभाषा पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये जो आप ई बुक देख रहे हैं सर, मैं आपको इसको प्रारंभ में भी दिखा देता हूँ। ये जो ई बुक है
इस ई बुक का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या मेरे द्वारा रखा गया है। और इसकी जो ई बुक की लिंक है वो मैं इसी वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। इसमें मैंने पूरी 39 परिभाषाओं को डिफाइन किया है सरल उदाहरणों के साथ, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। आपने खुद ने फीलिंग्स किया होगा, महसूस किया होगा कि जो मैंने अभी बुक में परिभाषा पढ़ के बताई थी सभी धाराओं के साथ, तो एक आम व्यक्ति के लिए समझना इतना आसान नहीं हो पाता है। तो एक आम व्यक्ति भी उसको समझ सके, चाहे वो कानून का विद्यार्थी हो या ना हो, चाहे वो वकील साहब हो या ना हो, एक आम व्यक्ति भी उसको समझ सके, इतने सरल शब्दों में मैंने इस ई बुक के अंदर इसको तैयार किया है। इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे आप जैसे ही पहुंचेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 3 बटन दिखाई देंगे, बाय नाउ, कंसल्टिंग फीस और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ला ई बुक स्टोर। उस स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी पूरी 40 ई बुक पे पहुंच जाएंगे। 40 से ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक अपलोडेड है वहां पहुंच जाएंगे। और यदि आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप बुक पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल वो भी बता देता हूं सर, ताकि आपको यदि किसी को आवश्यकता हो तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने कहा था मुझसे कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका हमें पीडीएफ भी उपलब्ध करा दें, तो ये मैंने एक आसान रास्ता आप लोगों के लिए निकाला है। तो आइए सर एक शॉर्ट प्रोसेस में आपको बता देता हूं, जिससे आपको यदि आवश्यकता महसूस हो तो परचेस आप इसको आसानी से कर सकें। मैं आपको बुक के अंदर से ही सर पढ़ के इसलिए ही बताता हूं, क्योंकि जब आप परचेस करेंगे तो यही चीज आपको वहां भी मिलेगी। आप यहाँ देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए आवश्यक है या नहीं। यदि आपको आवश्यक लगती है तो ही आप इसको खरीदें, क्योंकि कई व्यूअर्स का कहना था, इसलिए मैंने इस सुविधा भी चालू कर दी है। तो आइए सर मैं एक शॉर्ट प्रोसेस आपको इसकी बाय करने की बता देता हूँ। जैसा कि सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने एक यूट्यूब का वीडियो ओपन किया है, मेरे ही चैनल का वीडियो है। क्योंकि जब आप भी वीडियो देख रहे होंगे तो इसी प्रकार का वीडियो आपको दिखाई देगा। इस वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं, ये एरो मेरा चल रहा है, ये आप देख रहे हैं ई बुक लिखा हुआ दिख रहा है और www.sjmlegaladvice.com दिखाई दे रहा है। और नीचे वेबसाइट लिखा हुआ है www.sjmlegaladvice.com लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो है सर, मैं इसको भी थोड़ा चला के दिखा देता हूँ आपको। मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा शपथ के ऊपर। शपथ, जिसको आज भी कहते हैं, ये अक्सर न्यायालय में भी ली जाती है। और आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो संवैधानिक शपथ पे करेंगे, सरकारी कर्मचारी की शपथ पे चर्चा करेंगे हम, और हलफनामे में जो शपथ पत्र लिया जाता है जो नोटरी एडवोकेट के सामने। ये मैंने सर आपको एक बतौर एग्जांपल चला के दिखाया था, क्योंकि जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे तो ऐसा ही वीडियो दिखाई देगा। और नीचे ये जो आप देख रहे हैं सर, ये ई बुक पे यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। मेरे अधिकतर वीडियो के नीचे वेबसाइट ही ऐड की है मैंने वर्तमान में, लेकिन कुछ मेरे जो पहले के जो वीडियो हैं उसमें मैंने वेबसाइट ऐड नहीं कर पाया हूँ। उसमें दूसरी लिंक ऐड है, लेकिन उस लिंक के जरिए भी आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं सर, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर मेरा फोटो दिखाई दे रहा है आपको, और लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक, ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इसको सर जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक ही प्लेटफार्म पे मैंने सभी चीजें इकट्ठी कर दी हैं, एक ही प्लेटफार्म पे। यहाँ पे आप वो वीडियो भी देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 में वचन वर्ड की परिभाषा, ये वीडियो है और उसी के नीचे ई बुक भी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको मेरी वेबसाइट पे एक ही जगह कर दिया है, ताकि आप जब भी वेबसाइट पे आए तो आपको परेशान ना होना पड़े, और आपको वीडियो भी मिल जाए वो, और वो ई बुक भी मिल जाए। क्योंकि बहुत सी चीजें समझने के लिए आपको मेरा वीडियो भी कई बार देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं जो वीडियो में बताता हूँ वो एक्सप्लेन दोनों का कॉम्बिनेशन से आप अगर करेंगे तो आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम इसमें आगे चलते हैं सर, स्क्रॉल करके मैं आपको आगे बताता हूँ। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या, ये ई बुक का नाम है, टाइटल है। और हर ई बुक का एक ही टाइटल है सर, क्योंकि 39 परिभाषा है, धारा 2 है, उपधारा 39 है, तो उनका एक ही मैंने ई बुक बनाई है और टाइटल भी मैंने एक ही रखा है जो आप देख रहे हैं। इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट पे भी, और जब आप आगे जाएंगे तो वहां भी डिस्क्रिप्शन में मैंने शुरुआत में इतनी डिटेल लिखी है ताकि आप आसानी से समझ सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्क्लेमर, और ये सभी कार्य, जीव जंतु, न्यायालय, बेईमानी से, ये सभी परिभाषाएं 39 मैंने लिखी हैं।
और ई बुक का विवरण भी शॉर्ट में मैंने लिखा है, जिससे आप इसको समझने में सक्षम हो सकें। अब ये मेन चीज पे आ चुके हैं सर हम। बाय नाउ लीगल कंसल्टेशन, विजिट आवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे बाय पे, तो हम सीधे उस पेज पे पहुंच जाएंगे। इसमें मैंने एक नई शुरुआत और की है। ये इसमें वो पॉपअप का मैसेज नहीं आएगा, लेकिन मेरे दूसरी आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो पहले एक पॉपअप मैसेज आएगा कि अब आप न्यू वेबसाइट पर जा रहे हैं बाय नाउ, तो आपको उसको ओके करना है, तो आप सीधे पहुंच जाएंगे उसके बाद, ताकि आपको ये लगे कि हाँ अब आप इस वेबसाइट से अब दूसरी वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट पे क्या, इसी वेबसाइट के अंदर दूसरे पेज पर आप आ रहे हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट है ये, इसमें मैंने रखा नहीं है, तो इसमें मैंने क्लिक किया सर ये बाय नाउ पे, तो आप देख रहे हैं सीधे आप यहाँ पे आ गए। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ई बुक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या, इसमें जो बाय नाउ दिख रहा है, जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे सर। यहाँ से आप पूरा पेमेंट का कॉलम में भर के आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसी प्रकार से लीगल कंसल्टेशन की याद दी हुई है सर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो लीगल कंसल्टेशन फीस वगैरह सब डिटेल में है। और विजिट अवर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। इस पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो सभी 40 से ऊपर, 40 से ऊपर जो ई बुक हैं, आप वहां पहुंच जाएंगे। मैंने क्लिक किया और आप ये देख रहे हैं ये पेज खुला। अगर आप इस पे डबल से क्लिक करेंगे तो ये सभी 40 ई बुक आपके सामने उपस्थित हो गई हैं। आप देख रहे हैं मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूँ। आपको अगर इसमें से आवश्यकता महसूस होती है, आपके काम के कुछ ई बुक्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो आप उनको यहाँ पे ढूंढ के भी बाय कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वीडियो के लिंक में ये सभी मिले। यदि सभी बुकों को यदि आपको देखना है तो मेरे स्टोर पे आपको आना ही होगा। इसका एक तरीका और भी है, ये मैंने जो आपको बताया था। ये आपको फिर बैक में आता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पहले मैं यहीं पे क्लिक करके गया था, अब मैं इसको स्क्रॉल करके सर नीचे आ रहा हूँ। तो ये आपको ई बुक दिखाई दे रही है, यहाँ पे सभी सभी ई बुक आपको दिखाई दे रही हैं। इसी के नीचे और मैं आऊंगा तो बाय नाउ का ऑप्शन होगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फिर ये पूरी ई बुक पे पहुंच जाएंगे आप। पूरा स्टोर है मेरा, इस स्टोर पे सभी ई बुकें अपलोड हैं। और लगातार मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक एक आम व्यक्ति के लिए अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो इस प्रकार से ये सर मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। ये आप क्रॉस करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे, आप वेबसाइट के अंदर ही रहेंगे। और ये आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो ये उसकी संक्षिप्त व्याख्या है। ये मेरा ये पूरी वेबसाइट आप देख रहे हैं, sjmlegaleadvice.com नाम से है सर ये वेबसाइट मेरी। मैंने सर आपको बाय करने की प्रोसेस भी बता दी। कई लोगों को परेशानी जाती है और वो बाय करने के बाद वो अक्सर मुझसे मैसेज करते हैं कि ये डाउनलोड कहाँ होगी। तो सर आप जैसे ही बाय करेंगे तो इंस्टा मोजो की ओर से एक ईमेल आपके ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी डाउनलोड करने के लिए। आप उस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर पे वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। वहां पे आप उसको कंप्यूटर, मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो उसके आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और ये ई बुक तैयार करने का मकसद एक मार्गदर्शन प्राप्त करना है। बेसिक लॉ तो यही है, आपको कुछ भी कार्य करना है तो बेसिक लॉ तो सर यही मौजूद है। लेकिन ये मैंने उदाहरण के साथ सरल भाषा में आपको इसलिए समझाया है ताकि जो परेशानियां अक्सर महसूस होती हैं वो दूर हो सकें और आप आसानी से उसको समझ सकें कि आखिर ये परिभाषा क्या कहती है। इसी प्रकार से मैंने 39 शब्दों में तकरीबन 20 या 22 परिभाषाओं पे वीडियो में बना चुका हूं, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। और 1 घंटे का वीडियो बनाया है सर मैंने नोटरी ट्रेनिंग के ऊपर। मेरे कई व्यूअर्स ने कहा था कि सर हमें नोटरी ट्रेनिंग पे आप वीडियो बनाया, तो 1 घंटे का हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इसी नाम से वीडियो भी उपलब्ध है और उसकी ई बुक भी मेरी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। वहां से आप स्टोर पर भी जा सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं, या बाय नाउ पे क्लिक करके भी आप वहां पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी के अलावा सर नोटरी सील के अलावा जो है कि नोटरी के जो 11 कॉलम होते हैं फॉर्म एक्सवी के तहत, वो उस पे भी एक मैंने अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में डाउट रहता है कि नोटरी रजिस्टर में 11 कॉलम क्या होंगे। तो मैंने कानून के तहत ही उसको तैयार किया है जो बुक में दिया हुआ है। और बुक में जो फार्मा दिया हुआ उस फार्मे को बनाकर भी मैंने ई बुक के अंत में अपलोड कर दिया। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।